नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे पास लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं जब भी फॉर्म 19 भरता हूँ। फॉर्म 19 आपको बताइए किस लिए भरा जाता है। फॉर्म 19 पीएफ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है। तो मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर जब भी मैं फॉर्म 19 भरता हूँ तो मुझसे फॉर्म 15G या फॉर्म 15H अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या होता है और इसको कैसे भरते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, किसको फॉर्म 15G भरना चाहिए, किसको फॉर्म 15H भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप जब भी पैसा उठाएंगे, पीएफ से पैसा आप विड्रॉल करने जाएंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी फॉर्म 19, तब आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इसका अगर डिटेल्स में आपको जानकारी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉर्म 15G छोड़ देते हैं, नहीं भरते हैं, फॉर्म 15H नहीं भरते हैं। कोई भरता भी है तो गलत फॉर्म भर के अपलोड करता है, जिससे उनका पैसा कट जाता है, उनको नुकसान हो जाता है, कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तब इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी। ईपीएफ से पैसा निकालने पर जो टैक्स कटता है टीडीएस, उसके नियम। हाँ, टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती, ये नियम ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत आते हैं और अक्सर थोड़े उलझन भरे लगते हैं। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार है फॉर्म नंबर 19। इसी में ये सारी जानकारी दी गई है। जी, जो फाइनल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इसे आसान बनाना। कब टैक्स कटेगा, कब नहीं, कितना कटेगा, सब समझेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि सब क्लियर हो जाए। और ये जानना उन सभी के लिए जरूरी है जिनका पीएफ खाता है। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ये जानकारी काम की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। सबसे पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं जब ईपीएफ से पैसा निकालने पर कोई टीडीएस नहीं कटता? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, कई सिचुएशंस हैं। सबसे पहली और आम है पीएफ ट्रांसफर। अच्छा, मतलब नौकरी बदली और पीएफ ट्रांसफर किया तो? हाँ, अगर आप अपना पीएफ बैलेंस एक रजिस्टर्ड खाते से दूसरे रजिस्टर्ड खाते में ट्रांसफर करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं, पैसा तो सिस्टम में ही है। ये तो लॉजिकल है। और दूसरी सबसे जानी पहचानी स्थिति है 5 साल की लगातार सर्विस। हाँ, 5 साल, ये तो सुना है। जी, अगर आपने किसी एक या एक से ज्यादा कंपनी में मिलाकर अगर पीएफ ट्रांसफर हुआ है तो लगातार 5 साल काम कर लिया है और उसके बाद आप पीएफ निकालते हैं तो सामान्य तौर पर कोई टीडीएस नहीं कटता। यहाँ लगातार शब्द महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, कंटिन्यूअस सर्विस। अगर नौकरी बदली पर पीएफ ट्रांसफर होता रहा तो वो अवधि जुड़ जाती है। ठीक है, ये 5 साल वाला नियम तो ठीक है। और कोई स्थिति? हाँ, एक और है जो शायद कम लोगों को पता हो। अगर आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो कुल मिलाकर 30,000 रुपए से कम है। ओह, अच्छा, सिर्फ 30,000 से कम? जी हाँ, अगर अमाउंट 30,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, भले ही आपकी सर्विस 5 साल से कम क्यों ना हो। ये तो छोटी रकम निकालने वालों के लिए बड़ी राहत है। बिल्कुल। और एक चौथी स्थिति भी है, वो थोड़ी खास है। ये तब लागू होती है जब नौकरी ऐसे कारणों से छूटी हो जो आपके कंट्रोल में नहीं थे। जैसे? क्या मतलब हुआ कंट्रोल में नहीं? जैसे मान लीजिए आपकी सेहत बहुत खराब हो गई, काम नहीं कर सकते, या कंपनी ही बंद हो गई। ओह, या आप किसी प्रोजेक्ट पर थे, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, या कोई और ऐसा ही बड़ा कारण जो कर्मचारी के हाथ में नहीं था। समझ गया। ऐसी मुश्किल घड़ी में टैक्स कटना ठीक भी नहीं लगता। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में अगर 5 साल पूरे नहीं भी हुए हैं तब भी पीएफ निकालने पर टीडीएस से छूट है। इन नियमों के पीछे कोई खास वजह लगती है? मतलब 5 साल या 30,000 की लिमिट? हाँ, देखिए, ये 5 साल वाली शर्त शायद इसलिए है ताकि लोग पीएफ को लॉन्ग टर्म सेविंग समझें, बार बार ना निकालें। रिटायरमेंट के लिए है ये। सही बात है। और 30,000 वाली लिमिट शायद एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम करने के लिए, छोटी रकम पर टीडीएस काटना, हिसाब रखना, वो सब झंझट। और वो कंट्रोल से बाहर वाली स्थिति, वो तो एक तरह की राहत है, मुश्किल वक्त में सरकार की तरफ से थोड़ी मदद कह सकते हैं। हाँ, काफी सोच समझकर बनाए गए लगते हैं ये नियम। तो ये तो हो गई वो स्थितियां जहां टीडीएस नहीं कटेगा। अब आते हैं उस तरफ जहां टीडीएस कटता है। जी, अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां कटौती होती है। तो मोटा मोटा नियम ये है कि टीडीएस तब कटेगा जब 2 बातें एक साथ हों। 2 बातें कौन सी? पहली, आपकी लगातार सर्विस 5 साल से कम हो, और दूसरी, आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो 30,000 या उससे ज्यादा हो। अच्छा, 5 साल से कम सर्विस और 30,000 या ज्यादा अमाउंट,
दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो टीडीएस कटेगा, लेकिन कितना कटेगा वो निर्भर करता है पैन पर और फॉर्म 15GH पर। ओह, तो यहाँ पैन और इन फॉर्म्स का रोल आता है। ठीक है, इसे केस बाय केस समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 4 साल काम किया, 50,000 रुपए निकालने हैं। पैन नंबर तो दिया हुआ है ईपीएफओ को, लेकिन फॉर्म 15G या H जमा नहीं किया, क्या होगा? इस केस में टीडीएस कटेगा, क्योंकि पैन जमा है तो टीडीएस की दर होगी 10%। 10%? जी। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 192A के तहत तो 50,000 में से 10% यानी 5,000 रुपये टीडीएस कट जाएगा और हाथ में आएंगे 45,000 रुपये। 10% भी अगर रकम बड़ी हो तो काफी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ पैन देना काफी नहीं है अगर टीडीएस की बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं और फॉर्म जमा नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ पैन जमा होने पर। अब सोचिए इससे भी बुरी स्थिति। वही आदमी 4 साल सर्विस, 50,000 निकालने हैं, पर पैन जमा ही नहीं करवाया ईपीएफओ में, तब? ये स्थिति काफी गड़बड़ है। यहाँ कर्मचारी को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर पैन जमा नहीं है तो टीडीएस कटता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी एमएमआर। एमएमआर ये क्या होता है और कितना होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब देश में जो सबसे ऊंची इनकम टैक्स की दर होती है, हाँ। सरचार्ज वगैरह मिलाकर आज की तारीख में जानकारी के हिसाब से ये दर है 34.608%। क्या 34.608%? अरे बाप रे। जी हाँ, मतलब 50,000 निकालने पर लगभग 17,300 रुपए कट जाएंगे सिर्फ टीडीएस में। बिल्कुल, करीब 17,304 रुपए कटेंगे और हाथ में सिर्फ 32,700 के आसपास आएंगे। ये बहुत बड़ी कटौती है। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ये नियम एक तरह से लोगों को पैन जमा करने के लिए पुश भी करता है। ये साफ दिखाता है कि पैन अपडेट रखना कितना जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि पैन कितना जरूरी है। अच्छा, तो हमने देखा पैन है पर फॉर्म नहीं तो 10% टीडीएस, पैन नहीं है तो सीधा 34.6% टीडीएस। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब 5 साल से कम सर्विस हो, 30,000 से ज्यादा रकम हो, फिर भी टीडीएस ना कटे? हाँ बिल्कुल है। हाँ। और यहीं पर आते हैं वो फॉर्म्स जिनकी हम बात कर रहे थे, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। अच्छा, तो तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति ये है, सर्विस 5 साल से कम, रकम 30,000 या ज्यादा, पैन भी जमा है और आपने सही वाला फॉर्म 15G या 15H भरकर जमा कर दिया है। अच्छा। पैन भी है और फॉर्म भी दे दिया। तब क्या होगा? तब? कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 0 टीडीएस। वाह, ये हुई ना बात। जी। भले ही सर्विस 5 साल से कम हो और रकम 30,000 से ज्यादा, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनकी कुल सालाना आमदनी इतनी कम है कि उस पर कोई टैक्स बनता ही नहीं। तो ये फॉर्म्स एक तरह से घोषणा है कि मेरी इनकम पर टैक्स नहीं बनता। बिल्कुल, आप ईपीएफओ को बता रहे हैं कि मेरी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए प्लीज टीडीएस मत काटिए। ये दिखाता है कि सही डॉक्यूमेंट टाइम पर देने से कितना फायदा हो सकता है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो थोड़ा इन फॉर्म्स के बारे में और बताइए। ये फॉर्म 15G और 15H आखिर है क्या? कौन भर सकता है? कब? जरूर। देखिए, ये दोनों ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, स्व घोषणा पत्र। आप खुद लिख कर दे रहे हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो कुल अनुमानित आय होगी, जिसमें ये पीएफ का पैसा भी शामिल है, उस पर आपकी टैक्स देनदारी 0 है। मतलब आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है। ठीक है। इनमें से फॉर्म 15G उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। अच्छा, 60 से कम वालों के लिए 15G। जी। और फॉर्म 15H है सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। ओके, 60+ के लिए 15H। मकसद दोनों का एक ही है। हाँ, मकसद एक ही है। अगर आपकी कुल आय पर टैक्स नहीं बनता तो टीडीएस से बचना। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियम थोड़े अलग होते हैं, छूट ज्यादा मिलती है, पर फॉर्म का लॉजिक वही है। और इन्हें भरने की कोई शर्त, जैसे आपने पैन का बताया था? हाँ, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त पैन होना अनिवार्य है। दोनों फॉर्म्स में पैन नंबर लिखना ही पड़ता है। बिना पैन के ये फॉर्म वैलिड नहीं है। पैन तो चाहिए ही चाहिए। जी। दूसरी शर्त ये कि आपकी घोषणा सही होनी चाहिए। आपकी कुल आय वाकई टैक्स लिमिट से कम होनी चाहिए। आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब ये एक जिम्मेदारी वाला काम है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं, एक लीगल डिक्लेरेशन है।
अगर आपने गलत जानकारी दी, टीडीएस बचा लिया और बाद में पकड़े गए तो मुश्किल हो सकती है। क्या हो सकता है? टैक्स तो ब्याज समेत वसूला ही जाएगा, जुर्माना भी लग सकता है और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बाप रे! तो ये फॉर्म ध्यान से और सही जानकारी के साथ ही भरना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब इसका निचोड़ ये हुआ कि अगर किसी की सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, वो अपना पैन यूज करके अपनी उम्र के हिसाब से सही फॉर्म भर दे तो 5 साल से पहले और 30,000 से ज्यादा पीएफ निकालने पर भी टीडीएस से बच सकता है। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। ये कम आय वाले लोगों के लिए जिन्हें जल्दी पैसे की जरूरत पड़ गई, एक बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। क्या सब लोगों को इन फॉर्म्स के बारे में पता होता है? खासकर वो लोग जो शायद कम पढ़े लिखे हों या दूर रहते हों, क्या उन तक ये जानकारी पहुंचती है कि ऐसा कोई तरीका है टीडीएस बचाने का? ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जानकारी का अभाव किसी को इस फायदे से दूर तो नहीं रख रहा। सिस्टम को ये देखना चाहिए कि जानकारी सब तक पहुंचे। हाँ, ये जरूरी है। खैर, चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, एक फ्लो चार्ट की तरह सोचें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला सवाल, पीएफ का पैसा 5 साल की लगातार सर्विस के बाद निकाल रहे हैं? अगर हाँ, तो बात खत्म, नो टीडीएस। ठीक है। अगर जवाब नहीं है, मतलब सर्विस 5 साल से कम है, तो अगला सवाल, अमाउंट कितना है? हाँ, रकम 30,000 से कम है या ज्यादा? अगर 30,000 से कम है तब भी कोई टीडीएस नहीं, सिंपल। ठीक है। अब आता है वो केस जहां असली कंफ्यूजन होता है। सर्विस 5 साल से कम और अमाउंट 30,000 या उससे ज्यादा। यहाँ क्या देखना है? यहाँ 3 चीजें देखनी है। पैन जमा है, फॉर्म 15GH जमा है। तो पहला सिनारियो, पैन भी जमा है और फॉर्म 15GH भी जमा है। बेस्ट केस, कोई टीडीएस नहीं, जीरो। दूसरा, पैन तो जमा है लेकिन फॉर्म 15GH जमा नहीं किया, तो 10% टीडीएस कटेगा। और तीसरा, सबसे खराब, पैन ही जमा नहीं किया है, तो सीधा मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी 34.608% टीडीएस, बहुत भारी कटौती। बिल्कुल साफ हो गया अब तो। 5 साल, 30,000 रुपए, पैन और वो फॉर्म 15GH, बस यही 4 चीजें ध्यान में रखनी है। एकदम। और इसमें पैन की अहमियत बार बार सामने आ रही है। पैन ना होने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, वो 34% वाला आंकड़ा तो डराने वाला है। जी। एक और छोटी सी बात याद रखने वाली है कि टीडीएस कटता कब है। हाँ, कब? ये पेमेंट के टाइम पर कटता है। जब ईपीएफओ आपको पैसा देने वाला होगा, उसी वक्त वो टीडीएस काटकर बाकी रकम भेजेगा। अच्छा, तो मतलब अगर फॉर्म वगैरह जमा करना है तो अप्लाई करते समय ही कर देना चाहिए? बिल्कुल। एप्लीकेशन के साथ ही या उससे पहले ये सब पूरा कर लेना बेहतर है, बाद में शायद मौका ना मिले। तो कुल मिलाकर आज की बात का लब्बो लुहाब यही है कि ईपीएफ से पैसा निकालने के नियम, खासकर टीडीएस वाले, जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ। सही जानकारी और सही वक्त पर सही डॉक्यूमेंट, मतलब पैन और जरूरत हो तो फॉर्म 15GH, आपको अच्छी खासी टैक्स कटौती से बचा सकते हैं। बिल्कुल। जानकारी ही बचाव है, जैसा आपने कहा। सही कहा। यहाँ मैं बस एक सोचने वाली बात कहना चाहूंगा आखिर में। जी, बताइए। नियम तो साफ हैं, हमने समझ भी लिए हैं, पर क्या ये जानकारी, ये राहत जैसे कि फॉर्म 15GH वाली, सच में हर ईपीएफ मेंबर तक पहुंच रही है? खासकर उन तक जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मतलब जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ी हो। हाँ, या जिनकी वित्तीय साक्षरता कम हो। क्या सिस्टम ये पक्का कर रहा है कि नियमों की पेचीदगी या जानकारी की कमी की वजह से कोई हकदार इस फायदे से वंचित ना रह जाए? ये एक सवाल है जिस पर शायद और काम करने की जरूरत है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। सिस्टम को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है शायद। तो सुनने वालों के लिए हमारा संदेश यही है कि अगर आप पीएफ निकालने का सोच रहे हैं तो इन बातों पर जरूर गौर करें। अपनी स्थिति देखें, पैन अपडेट रखें और जरूरत हो तो फॉर्म्स के बारे में पता करें। जी, थोड़ी सी तैयारी आपको बाद की परेशानी से बचा सकती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।